हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन कराया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं बिजी हो गया था थोड़ा, इसकी वजह से। तो आप लोग आज का ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यदि टाइम मिलेगा तो 4 क्वेश्चन का और एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा और पिछला जो वीडियो था उसको पढ़ लीजिएगा, और एक दो क्वेश्चन आप लोग अपने से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और लेट हो रहा था, इसकी वजह से मैंने प्रिंटेड नोट्स बनाया है। हैंड रिटन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो प्रिंटेड नोट से थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो टाइपिंग हुआ गलत भी हो गया होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के प्रजनन उद्देश्य और प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। जो खरीफ हम लोगों का सब्जेक्ट है उसके प्रजनन का उद्देश्य बताना है और कौन कौन सी प्रक्रिया अभी प्रोसीजर बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर बताना। सबसे पहले देख लेते हैं उद्देश्य। तो खरीफ फसलों के प्रजनन के उद्देश्य और प्रक्रियाएं। तो उद्देश्य क्या है? तो खरीफ फसलों की प्रजनन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला है उपज में वृद्धि, ठीक है। क्या है? उपज में वृद्धि, हाई यील्डिंग। तो जब उच्च उपज वाली किस्मों का विकास करना जो अधिकतम पैदावार दे सके, ठीक है। उच्च उपज वाली किस्मों का विकास करना जो कि अधिकतम पैदावार दे सके, ठीक है। तो खरीफ फसलों के प्रजनन का पहला उद्देश्य यही है। दूसरा है रोग और कीट प्रतिरोध, ठीक है। रोग और कीट प्रतिरोध मतलब कि हमारा जो फसल है, हमारा जो फसल का बीज है वह रोग और कीट के प्रति प्रतिरोधी क्षमता वाला हो जाए। अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील। जो अबायोटिक स्ट्रेस है, अबायोटिक फैक्टर है, उन सभी जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या हो? सहनशील हो। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील किस्मों का विकास करना जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा पैदावार दे सके। कभी ठंडा, सूखा, गर्मी आ जाता है तो उस परिस्थिति में भी यह जो हमारी फसल है खरीफ की अच्छा पैदावार दे सके, इसके लिए इसका प्रजनन किया जाता है। अगला है गुणवत्ता में सुधार। तो बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का विकास करना जो पोषण और स्वाद में भी उच्च हो, ठीक है। अगला है परिपक्वता अवधि में परिवर्तन। जो उसकी परिपक्वता अवधि, जैसे मान लो कोई फसल 7 महीने में पक रही है तो इसके अवधि में परिवर्तन करके इसको 4 महीने में करना, मतलब जल्दी परिपक्वता के लिए, ठीक है। तो जल्दी या देर से पकने वाली किस्मों का विकास करना जो किसानों की जरूरतों के अनुसार हो। तो यह था इसके प्रजनन का मुख्य उद्देश्य। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। देखिए, आप लोगों को यदि प्रजनन का उद्देश्य पूछा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बोला था कि आप लोग जो 6 से 7 क्रॉप है सभी क्रॉप के बारे में पढ़ लीजिएगा। उन सभी क्रॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए ज्वार का पूछ दिया, ठीक है। ज्वार के प्रजनन का उद्देश्य बताइए। तो वहां पे मैंने बताया था सबसे पहले आप लिखेंगे हाई यील्डिंग, ठीक है, कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। हम प्रजनन इसका इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें अधिक उपज प्राप्त हो। दूसरा मैंने बताया था कि अर्ली मेच्योरिटी। क्या? अर्ली मेच्योरिटी, जल्दी परिपक्वता के हम लोग के लिए प्रजनन किया जाता है, ठीक है। अगला है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ रोग का नाम भी लिख देना है आप लोगों को खरीफ के, ठीक है। उसके बाद ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो कीटों के प्रति जो पेस्ट है उनसे बचने के लिए या उनके प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन। अगला है ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक मतलब जो अजैविक तत्व हैं जैसे ठंडा, सूखा, गर्मी, बाढ़, इन सभी अजैविक तत्वों से बचने के लिए प्रजनन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं इसका प्रजनन का उद्देश्य आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए प्रजनन की प्रक्रिया देख लेते हैं, या विधि जैसा कि प्रोसीजर बोल सकते हैं इसको। तो खरीफ फसलों के प्रजनन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है चयन, सिलेक्शन इसको बोल सकते हैं। तो उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का चयन करके उन्हें अगली पीढ़ी के लिए बीजों के रूप में उपयोग करना। अब सिलेक्शन क्या होता है ये सब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसके वजह से मैंने छोटे छोटे आंसर भी लिया है। तो सबसे पहला इसमें विधि होता है इस सिलेक्शन का। उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का चयन करके उन्हें अगली पीढ़ी के लिए के बीज के रूप में उपयोग करना। दूसरा है संकरण। दो अलग अलग किस्मों के पौधे को परागण करके नई किस्मों का विकास करना। उसके बाद दो अलग अलग किस्मों के पौधे को परागित करके एक नई किस्मों का विकास किया जाएगा। अगला प्रोसीजर उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो बीजों या पौधों को विकिरण या रसायनों से उपचारित करके उत्परिवर्तन उत्पन्न करना और उसमें वांछनीय गुणों वाले पौधों का चयन करना। वांछनीय गुण मतलब अच्छे गुण वाले पौधों का चयन करना। अगला उत्तक संवर्धन विधि। तो पौधे की कोशिकाओं या उत्तकों को प्रयोगशाला में विकसित करके नई किस्मों का विकास करना। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
अब ये पहला ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसी में आणविक प्रजनन। ठीक है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके वांछनीय गुण वाले पौधे का विकास करना। मतलब इस विधि में क्या किया जाता है कि जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग होते हैं वो पौधे के जीनों को हेर फेर कर देते हैं। ठीक है, किसी पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर उससे उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है धान की किस्मों में IR8, IR36 और पूसा बासमती 1121 उच्च उपज और रोग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो धान की वैरायटी है IR8, IR36 और पूसा बासमती 1121, यह उच्च उपज और रोग प्रतिरोध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है। मक्का की किस्मों में गंगा 5, डिसेन क्वीन और प्रोगारो 9444 उच्च उपज और सूखा प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखिए उच्च उपज और रोग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध था, ये उच्च उपज और सूखा प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सोयाबीन की किस्मों में JS 93 से लेकर 05 तक और PK 472 और ब्राग उच्च उपज और रोग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। यह देखिए किसके लिए प्रसिद्ध था, उच्च उपज और रोग के लिए प्रसिद्ध था। यह भी उच्च उपज और प्रतिरोध के सूखा प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो वैरायटी सोयाबीन की मैंने बताई यह भी उच्च उपज और रोग प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। तो यह थी इसके उदाहरण कुछ। देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि खरीफ फसलों के प्रजनन कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके खरीफ फसल की नई और बेहतर किस्मों का विकास कर रहे हैं जो कि किसानों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन, खरीफ फसलों के प्रजनन का उद्देश्य और प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विपुंसीकरण क्या है, उद्देश्य एवं प्रक्रिया बताइए। इसको इंग्लिश में इमास्कुलेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं पर विपुंसीकरण दे देता है, कहीं कहीं वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इमास्कुलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, इसको नपुंसीकरण भी दे देता है। तो नपुंसीकरण क्या है, इसका उद्देश्य एवं प्रक्रिया बताइए। तो इमास्कुलेशन पादप प्रजनन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। 100% एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, 100% कहीं ना कहीं आएगा। तो इमास्कुलेशन पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ठीक है, क्या है, एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें पुंकेसर को पुष्प से हटा दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, इमास्कुलेशन पादप प्रजनन में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें पुंकेसर को पुष्प से हटा दिया जाता है। ठीक है, जो एंथरस होता है उसको फ्लावर से हटा दिया जाता है। यह स्वपरागण को रोकने और परागण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें स्वपरागित परागण न हो पाए। याद रखिएगा, इमास्कुलेशन में क्या किया जाता है, इमास्कुलेशन में पुष्प से पुंकेसर को हटा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, पुंकेसर को पुष्प से हटा दिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यह बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। इमास्कुलेशन यदि आपके एग्जाम में आया तो आप लोग लिखिएगा पादप प्रजनन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसमें पुंकेसर को पुष्प से हटा दिया जाता है। यह स्वपरागण को रोकने के लिए और परागण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य देखते हैं तो नियंत्रित परागण, पहला इसका उद्देश्य नियंत्रित परागण। तो इमास्कुलेशन हमें वांछित पौधे के बीच परागण को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, जो वांछित पौधे हैं जो जिनके लक्षण ऐसे नहीं, उन पौधे के बीजों के बीच परागण को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला है अवांछित परागण को रोकना। ठीक है, जो मतलब जो बिना काम का हो। इमास्कुलेशन स्वपरागण और अनिश्चित परागण को रोकने में मदद करता है। अगला पॉइंट है संकर किस्मों का विकास। तो इमास्कुलेशन विभिन्न किस्मों के पौधों के बीच परागण करके संकर किस्मों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। इमास्कुलेशन की प्रक्रिया क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इमास्कुलेशन की प्रक्रिया विभिन्न पौध प्रजातियों के लिए भिन्न प्रकार से होती है। जिसमें पहला है फूलों की कलियों को हटाना। तो कुछ पौधों में फूलों की कलियों को खिलने से पहले हटा दिया जाता है। दूसरा है पुंकेसर को हटाना। तो फूल खिलने के बाद पुंकेसर को चिमटी या हाथ से हटा दिया जाता है। अगला है पुंकेसर को निष्क्रिय करना। कुछ मामलों में पुंकेसर को गर्म पानी या रसायनों से निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है इसी में थोड़ा सा इमास्कुलेशन के बाद क्या होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जब इमास्कुलेशन किया जाता है, इमास्कुलेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो इमास्कुलेशन के बाद क्या होता है। तो इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन में उसको ले लिया है। तो इमास्कुलेशन के बाद परागण कृत्रिम रूप से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पुष्प है उसमें से पुंकेसर को पुष्प में से हटा दिया गया है, उसकी वजह से इमास्कुलेशन जो होता है बाद में परागण जो होता है बाद में कृत्रिम तरीके से किया जाता है। पराग को वांछित पौधे से इकट्ठा किया जाता है और इमास्कुलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा पर लगाया जाता है। ठीक है, इसका लाभ देखते हैं इमास्कुलेशन का। तो इमास्कुलेशन से बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें पहला है
हमें वांछित लक्षणों वाले पौधे को विकसित करने में मदद मिलता है। जो अच्छे लक्षण वाले पौधे हैं, अच्छे गुण वाले पौधे, उनको विकसित करने में मदद मिलता है। इमास्कुलेशन उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में मदद करता है। इमास्कुलेशन के माध्यम से उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है। इमास्कुलेशन रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने में भी मदद करता है। तो यह था इमास्कुलेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पेपर में पूछा हुआ भी था पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ओराइजा की सटाइवा प्रजाति के वितरण, वन संबंधी और विकास के बारे में बताइए। ठीक है, ओराइजा की जो सटाइवा वैरायटी है उसके वितरण, वन संबंधियों और विकास के बारे में बताना है। तो ओराइजा सटाइवा प्रजाति, वितरण, वन संबंधी और विकास। तो देखते हैं। ओराइजा सटाइवा धान की एक प्रजाति है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा क्या है? धान की एक प्रजाति है जो एशिया से उत्पन्न हुई है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। सटाइवा ओराइजा सटाइवा की एक उप प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला, बहुत बड़ी बात है। ओराइजा सटाइवा धान की एक प्रजाति है जो एशिया में उत्पन्न हुई है। धान का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। तो यह क्या है? धान की एक प्रजाति है जो एशिया से उत्पन्न हुई है। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। सटाइवा ओराइजा सटाइवा की एक उप प्रजाति है। जो ये सटाइवा यहाँ पर आप लोग दिख रहा है, ये ओराइजा सटाइवा की एक उप प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी। कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी। आगे देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा था, ओराइजा सटाइवा की प्रजाति के वितरण, वन संबंधित विकास के बारे में बताइए। तो इसका वितरण के बारे में जान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सटाइवा प्रजाति भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान आदि देशों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, यह जो ओराइजा सटाइवा है, यह सटाइवा प्रजाति है, मुख्य रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। वन्य संबंधी की बात करें तो सटाइवा प्रजाति की जंगली किस्में ओराइजा रूफिपोगान है। ठीक है, ओराइजा रूफिपोगान, ध्यान समझिएगा। सटाइवा प्रजाति की जंगली किस्में कौन सी है? ओराइजा रूफिपोगान, ओराइजा निवारा, इन सभी से विकसित हुई हैं। ठीक है, सटाइवा प्रजाति की जंगली किस्में ओरेजा रूफिपोगान, ओराइजा निवारा से विकसित हुई हैं। ये जंगली किस्में दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जो जंगली किस्म है ओराइजा की या सटाइवा की, तो यहाँ यह कहाँ पर पाई जाती है? तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे विकास पूछा था, तो विकास कैसे हुआ इसका? तो सटाइवा प्रजाति का विकास मानव चयन के माध्यम से हुआ। ठीक है, मनुष्य के चयन के द्वारा इसका विकास हुआ। किसानों ने धीरे धीरे उन किस्मों का चयन किया जो अधिक उपज, रोग प्रतिरोध और कीट के लिए बेहतर था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ। इसकी विशेषता क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि सटाइवा प्रजाति की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। छोटे दाने, तो सटाइवा प्रजाति के दाने छोटे होते हैं। उच्च उपज, तो सटाइवा प्रजाति उच्च उपज देती है। रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीट के प्रति प्रतिरोधी होती है। इस सभी का निष्कर्ष क्या निकल कर आया? ओरिजा सटाइवा की सटाइवा प्रजाति एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो भारत और अन्य देशों में उगाई जाती है। देखिए, ओरिजा सटाइवा की उप प्रजाति सटाइवा जो कि भारत में पाई गई थी, मैंने आप लोग शुरू में बताया। तो यह प्रजाति एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो भारत और अन्य देशों में उगाई जाती है। यह प्रजाति मानव चयन के माध्यम से विकसित हुई है और इसकी कई विशेषताएं हैं जो इसे एक मूल्यवान फसल भी बनाती है। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग और लाभ बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, 85% चांस है इसका एग्जाम में आने का। ठीक है, फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग और लाभ बताइए। तो फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग सबसे पहले देखेंगे। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग फसल सुधार के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही जब मैंने आप लोगों को बताया कि खरीफ फसलों के प्रजनन का क्या उद्देश्य है और प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए, तो वहां पर आप लोगों को मैंने यह पॉइंट थोड़ा सा बताया हुआ था। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग फसल सुधार के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है या बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिसके उपयोग से वैज्ञानिक वांछित लक्षणों वाले पौधों को विकसित कर सकते हैं। जिसके उद्देश्य से जो वैज्ञानिक होते हैं वह अच्छे गुण वाले पौधों को, वांछित मतलब अच्छा गुण जो उच्च उपज देता हो, छोटा पौधा हो, उच्च उपज देता हो, गुणवत्ता अच्छी हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो, इस प्रकार के पौधे को बोलते हैं वांछित पौधे या वांछित लक्षण वाले पौधे। तो जिसके उपयोग से वैज्ञानिक वांछित लक्षण वाले पौधे को विकसित कर सकते हैं। यह तकनीक डीएनए में हेरफेर का काम करती है। मतलब कहने का यह कि यह जो टेक्नोलॉजी होती है ना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होते हैं,
ये क्या करते हैं कि जो पौधे के जीन होते हैं, ठीक है, जो उत्कृष्ट लक्षण वाले जीन होते हैं उनका हेर फेर करके क्या करते हैं, एक वैरायटी तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग, ठीक है। यह लोग क्या कर सकते हैं कि पौधे के जीनों में हेर फेर करके बदलाव कर सकते हैं। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग फसल सुधार के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसके उपयोग से वैज्ञानिक वांछित लक्षण वाले पौधे को विकसित कर सकते हैं। यह तकनीक डीएनए में हेरफेर करने का काम करती है जो जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, या जीन का हेरफेर करते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित, इसमें पहला है रोग प्रतिरोध। तो जो आजकल रोग प्रतिरोधी आप लोगों को वैरायटी मिली है, सब किसके माध्यम से मिले, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मिली। जैसे मान लीजिए एक पौधा है रोग प्रतिरोध, इसके अंदर रोग नहीं लग रहा है, एक दूसरा पौधा है, तो इस पौधे के जीन को निकालकर इस पौधे में डाल दिया गया, तब यह पौधा भी क्या हो गया, रोग प्रतिरोधी हो गया। इस प्रकार से इन सभी पौधों को विकसित किया गया था, यही है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो रोग प्रतिरोध, तो रोग प्रतिरोध रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए रोगाणुओं से जीन को पौधों में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। जो रोगाणु होते हैं, उन जो रोग फैलाने वाले होते हैं, उनसे उनके जीन को पौधों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वह उनके प्रति प्रतिरोधी हो गए। अगला है कीट प्रतिरोध। तो कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए कीटों से जीन को पौधों में स्थानांतरित किया गया। जो कीट थे उनसे उनके जीन को पौधों में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि यह भी उसी जीन का हो जाएगा तो कीट नहीं लगेगा, मतलब कुछ हद तक। अगला सूखा प्रतिरोध। तो सूखे में पनपने वाले पौधों को विकसित करने के लिए सूखा प्रतिरोध जीन को पौधों में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। सूखे में जो पौधे पनपते हैं, जैसे देखेंगे कोई कोई पौधा होता है जो सूखा में भी उग जाता है, तो उस जो सूखा में उगता है उसके जीन को निकाल कर क्या किया गया कि हमारे पौधों में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार से सूखा प्रति प्रतिरोधी हो गया, रोग के प्रति प्रतिरोधी हो गया, कीट के प्रति प्रतिरोधी हो गया, ठीक है। ये सब किसका अनुप्रयोग हो, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का ये अनुप्रयोग। अगला है खरपतवार प्रतिरोध। तो खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ठीक है, विकास करना, खरपतवार प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया गया। आगे देखते हैं पोषण मूल्य में वृद्धि। तो पोषण मूल्य में वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर जीन को पौधों में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। पोषण मूल्य में वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर जीन को क्या किया जाता है, पोषक पौधों में स्थानांतरित किया जाता है। आगे है उपज में वृद्धि। तो उपज में वृद्धि करने के लिए जीन को पौधों में स्थानांतरित किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण, विकास और प्रजनन को बेहतर बनाते हैं। तो ये थे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कुछ अनुप्रयोग जो कि मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं अनुप्रयोग समझ होगा। इसका लाभ देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। तो यह तकनीक वैज्ञानिकों को वांछित लक्षण वाले पौधे को विकसित करने में मदद करता है। यह तकनीक पारंपरिक प्रजनन तकनीकों की तुलना में अधिक तेज और कुशल होता है। यह तकनीक रासायनिक उपयोग को कम करने में मदद करता है, क्योंकि जब कीट प्रतिरोधी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधी हो जाएगा, सूखा प्रतिरोधी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह क्या होगा, इसमें कोई रोग ही नहीं लगेगा, रोग नहीं लगेगा या कोई नुकसान नहीं होगा, तो रसायन का यूज ही नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से रसायनों को कम करने में मदद करता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कुछ नुकसान भी हैं। यह तकनीक महंगी होती है और समय लेने वाली होती है। इस तकनीक से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कुछ संभावित खतरे भी हो सकते हैं। इस तकनीक के नैतिक पहलुओं पर भी अभी बहस चल रही है। तो यह था आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में अनुप्रयोग। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न अभिजनन विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी एक अभिजनन विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। पहले तो पूछा पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने जो विभिन्न प्रकार की अभिजनन विधि हैं उसके बारे में बताइए। फिर बोल रहा है कि किसी एक अभिजनन विधि का विस्तार से वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है इसका आंसर। जितना लंबा मैं बताता हूँ उतना लंबा लिखना है नहीं, आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा करता हूँ, ठीक है। और 2-3 क्रॉप आप लोगों को पढ़ लेना, मैं क्रॉप का नाम अभी बता देता हूँ। जैसे आप लोग राइस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, राइस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ग्राउंडनट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बाजरा भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, और कपास पढ़ लीजिएगा। 3-4 क्रॉप यदि पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप लोग का मैनेज हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा जरूर। तो पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न अभिजनन विधियों को विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी एक अभिजनन विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न अभिजनन विधियां कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहली वंशावली विधि, पेडिग्री मेथड। तो इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है, उन्हें स्वपरागित किया जाता है, ठीक है। जो अच्छे लक्षण वाले पौधे होते हैं उनको स्व चयन किया जाता है और उनको स्वयं से परागित किया जाता है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है। दूसरा पुंज चयन विधि, मास सिलेक्शन मेथड। इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधे का चयन किया जाता है और उन्हें एक साथ मिलाकर परागित किया जाता है। अगला है पुनरावृत्ति चयन विधि, रिकरेंट सिलेक्शन मेथड। तो इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ परागित किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ परागित किया जाता है। अगला अग्रिम पंक्ति विधि,
सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड। तो इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है। ठीक है, अगला है बहुपंक्ति परीक्षण विधि, मल्टी रो टेस्ट मेथड। इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है। अगला है पॉपुलेशन क्रॉस विधि या पॉपुलेशन क्रॉस मेथड। तो इस विधि में दो अलग अलग पौधों की आबादी को एक दूसरे के साथ परागित किया जाता है। तो यह था पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार के अभिजनन विधियां। अब किसी एक अभिजनन विधि का विस्तार से वर्णन करना, तो चलिए देख लेते हैं। वंशावली विधि का विस्तृत वर्णन, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था आप लोग पेडिग्री मेथड, तो वही है वंशावली विधि। तो वंशावली विधि पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली एक अभिजनन विधि है। इस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें स्वपरागित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक दोहराया जाता है जब तक कि वांछित लक्षण वाले पौधों की एक स्थिर आबादी प्राप्त नहीं हो जाती है। वंशावली विधि के चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन। ठीक है, जो अच्छे लक्षण वाले पौधे उनका चयन करना। तो वांछित लक्षण वाले पौधे का चयन किया जाता है। उसके बाद चयनित पौधों को स्वपरागित किया जाता है। जो चयनित पौधे उनको स्वपरागित किया जाता है। अगली पीढ़ी में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन किया जाता है, मतलब उनका मूल्यांकन किया जाता है कि कौन, जैसे मान लो कोई पौधा अच्छा, कौन सा पौधा ज्यादा उपज दिया, कौन छोटा पौधा अधिक उपज दिया, उसकी क्वालिटी अच्छी, तो इस प्रकार से उनका चयन किया जाता है। अगला है चयन व स्वपरागण। फिर उसके बाद जब चयन कर लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक दोहराया जाता है जब तक कि वांछित लक्षण वाला पौधा एक स्थिर आबादी प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, यह जो चरण मैंने आप लोग बताया 2-3 चरण, इसी स्टेप को 2-3 बार बार दोहराया जाता है जब तक कि जो उसकी एक वांछित लक्षण वाले पौधे की स्थिर आबादी प्राप्त नहीं हो जाती है। इसका लाभ देखते हैं, वंशावली विधि के लाभ। तो यह विधि वांछित लक्षण वाले पौधों की एक स्थिर आबादी विकसित करने में मदद करती है। जो विधि होती है यह वांछित लक्षण वाले पौधों की एक स्थिर आबादी विकसित करने में मदद करती है। अगला है यह विधि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उत्पादन करने में मदद करती है। यह जो विधि होती है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उत्पादन करने में भी मदद करती है। आगे चलते हैं। यह विधि रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने में भी मदद करती है। तो यह था पर परागित फसलों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिजनन विधियों के बारे में और एक अभिजनन विधि का विस्तार से वर्णन। कहीं पर मिलेगा नहीं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तो मैंने बहुत मेहनत से सभी को लिखा हुआ है पहले से ही। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम बहुत कम है। नोबल गन्ना एवं बीटी कपास के बारे में बताइए। ठीक है, नोबल गन्ना एवं बीटी कपास के बारे में बताइए। तो नोबल गन्ना के बारे में मैंने आप लोग बहुत बार बताया, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो भारत देश का गन्ना था, यह जो था बहुत कठोर था, कम उपज देने वाला था और अच्छा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है उस गन्ने से इस गन्ने का क्रॉस कराया गया और प्राप्त गन्ने को नोबलाइजेशन बोला गया। जो गन्ना प्राप्त हुआ उस गन्ने को उगाया गया, तो वह जो गन्ना था, जो उष्णकटिबंधीय गन्ना था, उसके समान हो गया। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है नोबलीकरण, गन्ने का नोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये पूछता है नोबल गन्ना। नोबल गन्ना गन्ने की एक किस्म है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का पूरा नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसे 2014 में जारी किया गया था। यह किस्म उच्च उपज, रोग प्रतिरोध और चीनी की मात्रा के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो IARI का पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नोबल गन्ना की विशेषता क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला इसकी विशेषता है उच्च उपज। तो नोबल गन्ने की उपज 120 से 150 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि अन्य किस्मों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो नोबल गन्ना है इसका उपज कितना है, एक नोबल गन्ने की उपज 120 से 150 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि अन्य गन्ने की उपज इतना नहीं है। अगला है रोग प्रतिरोध। नोबल गन्ना लाल सड़न, पत्ती धब्बा और सिर सुखाने की बीमारी के प्रति प्रतिरोधी होता है। अगला है चीनी की मात्रा। नोबल गन्ने में चीनी की मात्रा 12 से 14% होती है, जो अन्य किस्मों की तुलना में अधिक है। अगला है अन्य विशेषता। नोबल गन्ना सूखा प्रतिरोधी है, शीघ्र परिपक्व और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाने के लिए भी उपयुक्त होता है। तो यह था नोबल गन्ने के बारे में। नोबल गन्ने की खेती थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो नोबल गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मिट्टी। तो नोबल गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए जलवायु की बात करें तो नोबल गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होता है। इसकी बुआई कटाई के तुरंत बाद की जाती है। ठीक है, नोबल गन्ने की बुआई कटाई के बाद तुरंत की जाती है। खाद और सिंचाई। नोबल गन्ने की उचित मात्रा में खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इसकी खेती के बारे में बताइए, उसके लिए थोड़ा छोटा छोटा मैं बता दे रहा हूँ।
रोग और कीट नियंत्रण। नोवेल गन्ने को रोग और कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय किए जाना चाहिए। इसका लाभ देख लेते हैं नोवेल गन्ने का। तो लाभ भी वही है, मैंने जो पहले बताया, उच्च उपज। नोवेल गन्ने की उपज अन्य किस्मों की तुलना में अधिक होती है। रोग प्रतिरोध, तो यह रोगों को प्रतिरोधी है। इसके अंदर चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है। नोवेल गन्ना सूखा प्रतिरोधी, शीघ्र परिपक्वता और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाने के लिए उपयुक्त होता है। नोवेल गन्ने के बारे में जान लिया, अब चलिए बीटी कपास के बारे में जानते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को आनुवांशिक इंजीनियरिंग पढ़ाया था ना। आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है वह यही चीज है, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए बीटी कपास को उगाया गया था। तो बीटी कपास की एक किस्म है, ठीक है। बीटी कपास की एक किस्म है जिसे बॉलवर्म नामक कीट से बचाने के लिए आनुवांशिक रूप से संसाधित किया गया, ठीक है। बॉलवर्म एक कीट है जो कि कपास में लगने वाला है। आप लोग इसके बाद जो सब्जेक्ट है उस वाले सब्जेक्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में आप लोग इसके बारे में समझ जाएंगे। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि बीटी कपास जो है कपास की किस्म है जिसे बॉलवर्म नामक कीट से बचाने के लिए आनुवांशिक रूप से संसाधित किया गया था। इसे 1996 में अमेरिका में व्यावसायिक रूप से जारी किया गया था। बीटी कपास अब दुनिया भर में भी उगाई जाती है। बीटी कपास की विशेषता के बारे में जानते हैं। पहला, कीट प्रतिरोध। तो बीटी कपास बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी है। मतलब ये जो कीट है, ये जो बॉलवर्म है ना, कपास का सबसे खतरनाक रोग होता है, कीट है, ठीक है। पूरा फसल को नुकसान पहुंचा देता है। तो बीटी कपास बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी है। उच्च उपज, बीटा के पास उपज अन्य किस्मों की तुलना में अधिक देता है। कम कीटनाशक, तो बीटी कपास की खेती में कम कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। बीटी कपास सूखा प्रतिरोधी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके खेती की बात करें तो बीटी कपास खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपयुक्त मिट्टी आवश्यक है। बीटी कपास के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होता है। बीटी कपास की बुआई कटाई के तुरंत बाद की जाती है। बीटी कपास को उचित मात्रा में खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यह था आप लोगों का 6 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको अच्छी समझ में आया होगा और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आप लोग को कमेंट करेंगे तो आप लोग को इसके बाद 4 क्वेश्चन की एक वीडियो और दे दिया जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, इससे भी आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।